Hello friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. My today's topic is play therapy. Play therapy is a method of psychotherapy. This is used to gain the optimum level of the growth and development of a child. आज के इस लेक्चर में मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगी प्ले थेरेपी की हेल्प से जो है वो हम कैसे एक बच्चे के साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ को थोड़ा ओवरकम कर सकते हैं और इसकी क्या इंडिकेशंस होती हैं, क्या पर्पसेस हैं, गोल्स और क्या इसका ओवरऑल जो प्रोसेस है, क्या इसका प्रोसीजर है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक प्ले थेरेपी. स्टार्ट विद द टॉपिक प्ले थेरेपी. प्ले थेरेपी इज़ अ मेथड ऑफ साइकोथेरेपी जिसकी हेल्प से प्ले थेरेपी जो मेथड है साइकोथेरेपी का, इसकी हेल्प से क्या करते हैं, जो एक थेरेपिस्ट होते हैं वो बच्चे को डिफरेंट प्ले एक्टिविटीज़ में एंगेज करता है और वहाँ पे जो भी बच्चे की फैंटेसीज़ होती हैं और जो भी बच्चा प्ले करते टाइम जो भी उसकी जो उसका बिहेवियर पैटर्न होता है, जो भी उसकी सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं उस प्ले एक्टिविटी को करते टाइम, उन सब की हेल्प से जो थेरेपिस्ट होता है वो बच्चे को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, बच्चे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ प्ले टू रिजॉल्व साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज एंड अचीव द ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Play therapy is the systematic use of theoretical model to establish an interpersonal process wherein trained play therapists use the therapeutic powers of play to help clients prevent or resolve psychological difficulties and achieve optimal growth and development. इसमें सेम जैसे मैंने आपको बताया, प्ले थेरेपी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं थेरेपिस्ट और बच्चे के बीच में. जो थेरेपिस्ट होते हैं वो ट्रेन्ड पर्सन होते हैं जो विद द हेल्प ऑफ प्ले को एज अ थेरेपी की तरह यूज़ करेंगे. जो उनका क्लाइंट है, जो मीन्स जो चिल्ड्रन हैं जिन्हें साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, उनकी साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व करने के लिए और वो बच्चे जो हैं वो अपना एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अचीव कर सके. उसके लिए ये प्ले थेरेपी जो होती है बहुत हेल्पफुल होती है. इंडिकेशंस, कौन कौन से केसेस में हम प्ले थेरेपी की हेल्प ले सकते हैं. चिल्ड्रन डीलिंग विद पेरेंटल कन्फ्लिक्ट, सेपरेशन और डाइवोर्स. ट्रॉमेटाइज्ड चिल्ड्रन जिनके साथ कोई सेक्सुअल, फिजिकल और इमोशनल अब्यूज़ हुआ हो. चिल्ड्रन हु हैव बीन अडॉप्टेड और आर इन फोस्टर केयर. अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर और अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. Children who have experienced serious accidents or disasters and dealing with issues of loss of any type. Children who have been hospitalized. Children who have witnessed domestic violence. Children diagnosed with attention deficit disorder. तो ये जितना भी इंडिकेशंस थी कि अगर बच्चे के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, पेरेंट्स के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो सेपरेट रहते हैं, उनका डाइवोर्स हो चुका है, या बच्चे के साथ किसी टाइप का अब्यूज़ हो रहा है, या बच्चे को कोई अडॉप्टेड बच्चा है किसी घर में रहता है, या बच्चे के साथ कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, किसी टाइप का लॉस हुआ है उसके साथ, या हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका था बच्चा काफ़ी टाइम के लिए, अंडरगो कोई सर्जरी उसकी हुई हो, डोमेस्टिक वायलेंस बच्चे ने देखा है, तो ये सभी इंडिकेशंस हैं जिस केस में हमें बच्चे को प्ले थेरेपी की हेल्प से जो है वो उसकी डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए. इंपॉर्टेंस क्या है? प्ले थेरेपी इज़ जनरली एम्प्लॉयड विद चिल्ड्रन एज्ड 3 to 11 ईयर्स. तो 3 से 11 साल के बच्चे के लिए हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. And it provides a way for them to express their experiences and feelings through a natural, self-guided and self-healing process. तो इसकी हेल्प से क्या होगा, बच्चे जो होते हैं वो उनकी जो भी फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करने का वो खुद से सीखते हैं, उन्हें खुद से ट्रेन किया जाता है, खुद से उनको हेल्प दी जाती है, जिसकी वजह से वो खुद को समझते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझते हैं और खुद को हील करने की कोशिश करते हैं. चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज आर ऑफन कम्युनिकेटेड थ्रू प्ले. इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट व्हीकल फॉर देम टू नो एंड एक्सेप्ट देमसेल्व्स एंड अदर्स. गोल क्या है? डेवलप अ मोर पॉजिटिव सेल्फ कॉन्फिडेंट चाइल्ड एंड अज्यूम ग्रेटर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे में आनी चाहिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस आना चाहिए, सेल्फ डायरेक्शन में आनी चाहिए, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए बच्चा, और मोर ट्रस्टिंग ऑफ सेल्फ, उसको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए,
फीलिंग ऑफ कंट्रोल उसमें आना चाहिए, एंड बिकम सेंसिटिव टू द प्रोसेस ऑफ कोपिंग, डेवलप एन इंटरनल सोर्स ऑफ इवेल्युएशन एंड एंगेज इन सेल्फ डिटरमाइंड डिसीजन मेकिंग भी बच्चे में आनी चाहिए। पर्पस इज रिड्यूस्ड एंग्जाइटी, जो बच्चे में आ चुकी है क्योंकि उसने कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स को देखा है, उसकी लाइफ में हुआ है। और फैसिलिटेट्स अ चाइल्ड एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, तो बच्चा जो डर की वजह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसको वो एनवायरनमेंट दिया जाता है प्ले थेरेपी में कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सके, वो सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एक फील कर सके, एंड डेवलप्स अ सेंस ऑफ ट्रस्ट इन सेल्फ एंड अदर्स, defines healthy boundaries, creates or enhances healthy bonding in relationship, enhance creativity, बच्चे में creativity enhance करेंगे, उसको playfulness feel करवाएंगे, and promotes appropriate behavior। नेक्स्ट आधा टाइप्स क्या हैं प्ले थेरेपी की, नॉन डायरेक्टिव एंड डायरेक्टिव। नॉन डायरेक्टिव प्ले थेरेपी इज अ नॉन इंट्रूसिव मेथड इन विच चिल्ड्रन आर एनकरेज्ड टू वर्क टूवर्ड्स देयर ओन सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स थ्रू प्ले। तो यहाँ पे बच्चे को एनकरेज किया जाता है प्ले के थ्रू कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को समझे और उसका सॉल्यूशन खुद से ढूंढने की कोशिश करे, उसका डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उसका जो नेचर है उसको एनहांस करना है प्ले के थ्रू, एंड इट इज़ टिपिकली क्लासिफाइड एज अ साइकोडायनामिक थेरेपी। ऑन द अनदर हैंड डायरेक्टिव प्ले थेरेपी, एज अ नेम इंडिकेट, डायरेक्टिव मीन्स उसको हमने मतलब उसकी हेल्प कर रहे हैं मोर स्ट्रक्चर फॉर्म में, हम बच्चे को गाइड कर रहे हैं बाय द थेरेपिस्ट वो ज़्यादा गाइड कर रहा है एज द चिल्ड्रन वर्क थ्रू द इमोशनल एंड द बिहेवियल डिफिकल्टीज थ्रू द प्ले। नेक्स्ट आ द प्रोसीजर ऑफ प्ले थेरेपी। तो प्ले रूम के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगी। द नेसेसरी एलिमेंट विद इन द प्ले रूम आर, जो चाइल्ड है, जो क्लाइंट यहाँ पे है जिसको प्ले थेरेपी के हेल्प से हमने उसको बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट लाना है, and another one is the therapist, the relationship formed by the child and the therapist, the play therapy room and the play room contents जो वहाँ पे हैं। the play therapy space is usually a designated room, वैसे ही उसको बनाया गया है, उसको वैसे ही डिज़ाइन किया गया है, and set up in a particular and predictable way. Within the room there are a wide range of expressive tool and toys, जिसके थ्रू बच्चा अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके जो भी वो फील कर रहा है। टॉयज इंक्लूडिंग क्राफ्ट मटेरियल, ड्रेसअप्स एंड मास्क, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पपेट्स, टॉय एनिमल्स, टॉय वेपन्स, मिलिट्री कैरेक्टर्स, सुपर हीरोज, बुक्स, व्हीकल, बिल्डिंग ब्लॉक्स, डॉल हाउस एंड डॉल्स, बलून्स, बॉल्स, टेबल, ये सब चीज़ें उस रूम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉय मटेरियल अवेलेबल होता है। थेरेपी रूम एज needing to contain something to represent everything in the child's world. And according to Guerne outline that a range of toys allow a child to understand that a range of behaviors are permitted in the playroom. Toys that support issues of aggression, regression, independence and mastery are as important as the toys that foster nurturing, acceptance and कॉन्टेंटमेंट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं जिनके थ्रू बच्चा अपना एग्रेशन और रिग्रेशन, इंडिपेंडेंस को शो कर पाता है, और वो भी इम्पॉर्टेंट हैं जिनसे बच्चा जो है वो नर्चरिंग का बिहेवियर शो कर सकता है। थेरेपेटिक स्टेजेस इन प्ले थेरेपी, देयर आर सेवरल स्टेजेस इन द प्ले थेरेपी। फर्स्ट स्टेज जो हमारे पास आएगी दैट इज़ द इनटेक इंटरव्यू, फर्स्ट मीटिंग विद योर चाइल्ड्स प्ले थेरेपिस्ट। तो वहाँ पे इनटेक इंटरव्यू होगा और उस एक इंटरव्यू के टाइम पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो बच्चे के अर्ली डेवलपमेंट के रिगार्डिंग होंगे, एंड करंट फंक्शनिंग बच्चा कैसा कर रहा है, एंड प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स जो भी उन्हें लगेगा तो बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एज ओपन एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल फॉर द पेरेंट्स स्पेशली। जितना वो क्वेश्चन पूछते हैं थेरेपिस्ट, तो जितना भी हो सके, जितना सच बता सकते हैं पेरेंट्स उतना बताएं, सो दैट कि वो आपके बच्चे की जितनी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं वो कर पाएंगे। दिस इनटेक इंटरव्यू फाउंडेशन ऑफ द प्ले थेरेपिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ योर चाइल्ड्स डिफिकल्टीज एंड द ट्रीटमेंट प्लान। तो उस इनटेक इंटरव्यू की हेल्प से जो है वो थेरेपिस्ट डिसाइड कर पाएगा कि बच्चे को किस किस चीज़ में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं और उसको क्या ट्रीटमेंट प्लान बच्चे के लिए बनाना है। और
फाइनल ट्रीटमेंट प्लान बनाने से पहले जो थेरेपिस्ट है वो एक प्री ट्रीटमेंट असेसमेंट भी करता है। प्री ट्रीटमेंट असेसमेंट जो है वो उसके बेस पे बनाएगा जिसके बेस के ऊपर जो है वो उस इंटरव्यू में उसको कंटेंट मिला होगा थेरेपिस्ट को कि हाँ ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स हैं बच्चे की, वो सब चीज़ें जो उसने असेस किया उसके बेस के ऊपर। ये सिंपल होता है, इसमें सिर्फ कुछ एक रेटिंग स्केल्स होंगे या कुछ क्वेश्चनायर्स होंगे या कुछ ड्राइंग्स होंगी जो पेरेंट्स को उसमें आंसर करना है या फिल करना है। क्वेश्चनायर में ऑप्शंस दी होती हैं, रेटिंग स्केल्स में भी जो है वो आपको रेट करना है कि आपका बच्चा जो है वो क्या चीज़ कितना करता है, तो वो उस पर एग्री करते हैं नहीं करते हैं, बच्चा जो है वो डेली वो चीज़ करता है नहीं करता है, यस नो, ठीक है, या समटाइम्स या ऑलवेज वो चीज़ वो करता है नहीं करता, तो उस हिसाब से उसको रेट डाउन करना है। और ये जो असेसमेंट प्रोसेस है ये भी प्ले थेरेपिस्ट को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है कि बच्चे को क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं और उसको बेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड कर पाएगा थेरेपिस्ट फॉर द चाइल्ड। द फर्स्ट फ्यू सेशंस आर रेफर टू एज द इंट्रोडक्शन फेज। तो स्टार्टिंग के जो कुछ सेशंस होंगे वो इंट्रोडक्शन फेज के होते हैं और ये जो फेज़ होता है वो बच्चे के लिए और जो प्ले थेरेपिस्ट के लिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है। और यहाँ पे जो है वो प्ले थेरेपी का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है और बच्चा जो है वो स्टार्टिंग में थोड़ा शाई होता है, एंग्शियस होता है कि वो कैसे इन चीज़ों को हैंडल करेगा। पेरेंट्स को भी वो चीज़ होती है, तो वो धीरे धीरे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता जाता है और जैसे जैसे स्टेजेस जो है वो आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी, 1 to several सेशंस होते जाएंगे बच्चे के साथ, तो धीरे धीरे बच्चा जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेगा काउंसलिंग सेशंस के लिए और वो पेरेंट्स भी नोटिस करेंगे कि कितने पॉजिटिव चेंजेस बच्चे में आ रहे हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा इंटरेक्ट करने के लिए काउंसलर के साथ और उसको प्ले रूम में जाना अच्छा लगेगा। तो ये सब चेंजेस धीरे धीरे बच्चे में देखने को मिलेंगे। एज द प्ले थेरेपी बिगिन सम चेंजेस अकर एंड दीज चेंजेस आर नेसेसरी। और ये चेंजेस ज़रूरी भी हैं और इजी नहीं होता है, इनिशियली बहुत अनकंफर्टेबल होता है, बट जैसे जैसे हम इसको ट्राई करते जाएंगे तो डिफरेंट चेंजेस बच्चे में नोटिस किए जाएंगे और फैमिली मेम्बर्स के लिए भी ये चीज़ें इतनी नई होती हैं कि बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू होता है। तो वो चीज़ें एक्सेप्टेंस जो है वो दोनों तरफ से ही थोड़ा मुश्किल लगता है स्टार्टिंग के फेज़ में, बट धीरे 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 उसके लिए वो हैबिचुअल होते जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द नेगेटिव रिएक्शन फेज़। स्टार्टिंग में अगर एकदम से उसके रिएक्शंस जो हैं वो अच्छे नहीं मिले तो सम चिल्ड्रन पास थ्रू दिस फेज विद वर्चुअली नो प्रॉब्लम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट कुछ जो है वो एकदम से अपना कुछ हाइपर रिएक्शन शो कर सकते हैं, एग्रेशन शो कर सकते हैं, बहुत गुस्सा दिखाएंगे, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। कुछ नेगेटिव रिएक्शन भी दे सकते हैं स्टार्टिंग में, बट धीरे 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 वो सबसाइड करेगा। ग्रोथ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजुअली द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द प्ले थेरेपी प्रोसेस। तो धीरे धीरे वो उसको प्रोसीड करते हैं एंड ड्यूरिंग दिस फेज योर चाइल्ड विल कम टू बेटर अंडरस्टैंड हिज और हर डिफ़िकल्टीज़। बच्चे को समझ में आएगा कि उसकी क्या प्रॉब्लम्स है और वो कैसे रिजॉल्व करना है और थेरेपिस्ट भी वहाँ पे होंगे अवेलेबल बच्चे को गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए। और सरप्राइजिंगली हम देखेंगे कि ये जो फेजेस हैं धीरे धीरे जैसे जैसे पास ऑन होता जाएगा। एट द एंड ऑफ द टर्मिनेशन फेज द फाइनल स्टेज ऑफ द थेरेपी बिगिंस व्हेन यू एंड द थेरेपिस्ट आर कॉन्फिडेंट इनफ कि अभी जो बच्चे में जो बिहेवियर वो शो कर रहा है और उसकी इमोशनल जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है और जिसकी वजह से जो है वो अपनी आने वाली लाइफ को अच्छे से जो है वो मेंटेन कर सकता है, बहुत ही अच्छे से उसको ओवरकम जो उसकी सिचुएशन थी, जो प्रॉब्लम्स उनको कर चुका है। दिस कैन बी बोथ एन एक्साइटिंग एंड डिफिकल्ट टाइम फॉर बोथ एंड द एंड ऑफ थेरेपी इज अ साइन ऑफ सक्सेस। इट इज़ ऑल्सो द एंडिंग ऑफ द थेरेपेटिक रिलेशनशिप। प्ले थेरेपी में क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉय मटेरियल्स में यूज़ किया जाएगा। दोज टॉयज में बी अ टाइप ऑफ एग्रेसिव टॉयज। क्लाइंट्स यूज दीज टू एक्सप्रेस एंगर एंड एग्रेशन एंड एक्सप्लोर पावर एंड कंट्रोल। गन्स, प्ले नाइफ, हैमर एंड नील्स, टॉय शोल्डर, हैंडकफ्स, पंचिंग बैग, एक्सप्रेसिव टॉय जो बच्चा अपना एग्रेशन शो कर सकता है। क्लाइंट्स यूज दीज टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप्स, एक्सप्रेस फीलिंग्स, एक्सप्लोर प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन, कम्युनिकेट। Crayons, paper, scissor, paint, craft items, telephones, mirrors, softball, and pretend fantasy toys. And clients can use these to explore different roles,
हिडन फीलिंग्स एंड अल्टरनेटिव बिहेवियर। तो डिफरेंट टॉयस हैं, जो अग्रेशन वाले हैं उनसे वो अग्रेशन दिखाएगा। हो सकता है किसी ने उसका अब्यूज़ किया हो उसका, या किसी ने उसको हार्म करने की कोशिश की हो, तो वो अपना अग्रेशन दिखाएगा वैसे टॉयस को लेके कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम चले जाओ, ये वो। तो वो और उसका फीलिंग्स को निकाल के रखता है। या उसकी कोई ड्रीम होंगी, वो चाहता है कि उसकी फैमिली अच्छे से रहे, उसके पेरेंट्स अच्छे से रहें, तो वो कैसा वैसा कुछ रोल शो करेगा अपने टॉयस के साथ, अपनी प्ले एक्टिविटीज़ के साथ, जिससे उसकी डिफरेंट हिडन फीलिंग्स जो हैं वो बाहर निकल के आती हैं। मास्क, हैट्स, डॉक्टर किट्स, जू एंड फार्म एनिमल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, ड्रेस अप क्लोथिंग, ज्वेलरी, mastery toys, and clients can use these to explore sense of confidence, competence, self-esteem, blocks, chalkboard, school supplies and puzzles, books। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे के डिफरेंट जो उसका डेवलपमेंट है इंटेलेक्चुअल और उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हेल्पफुल होता है। एडवांटेजेस क्या हैं? हेल्प्स ओवरकम द रेजिस्टेंस टू थेरेपी एंड इंक्रीज कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन। पहले बच्चा ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करता है, ज़्यादा सोशलाइज नहीं होता है, फिर उसकी इंप्रूवमेंट आएगी, उसकी क्वालिटीज़ जो अटैचमेंट की हैं वो स्ट्रेंथन होंगी, उसके रिलेशनशिप एनहांस होंगे, बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा, वो अपने डर से डील कर पाता है और इसका एक रिलेशनशिप उसकी फैमिली के साथ एनहांस हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। जैसे मैंने कहा कि इनिशियल कुछ फेजेस के टाइम पे बच्चे का रिएक्शन कुछ डिफरेंट आ सकता है, तो उसमें पेरेंट्स हो सकता है कि बीच में ही डिसकंटिन्यू कर दें प्ले थेरेपी को, तो काउंसलिंग सेशंस को, तो वो नहीं करना है। लॉन्ग टर्म टाइम इसमें लगता है। चिल्ड्रन माइट नॉट लाइक इट, बच्चों को बेशक अच्छा ना लगे। चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर्स रिस्पॉन्ड इन एन एग्रेसिव वे, कैन कॉज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो ये डिफरेंट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। Conclusion: play therapy can be a beneficial approach for children, adolescents, and families also. It allows children to enjoy counseling in a way they can understand, free from stress and the pressure to understand adult conversation. Counselor who choose to use this form of therapy must be properly trained in play therapy especially, and the counselors who are not trained in this form of therapy should make referrals to the best benefit the child and the family. So this is all about my today's topic, play therapy. आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं SS Pediatrics, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।